हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं एक स्पेशल व्यक्ति की शक्तियों के बारे में, यानी आज हम भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को बड़ी उत्सुकता होगी, यानी बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि हम जाने कि मोदी के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां निहित होती हैं, वो कैसे कार्य करता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, मोदी के कार्य कौन से होते हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। आखिर ये जो मोदी के पास इतनी सिक्योरिटी होती है तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है। क्या आप कभी सपना है मोदी बनने का? तो मोदी की तरह बनने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है, साथ ही वो कौन कौन से काम करता है। सिर्फ घूमते हैं क्या मोदी जी? मोदी जी क्या सिर्फ घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके पास कई सारे कार्य होते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ ताकि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं कि मोदी की शक्तियां यानी भारत के प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आप सब जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो 3 चरणों पे आधारित होती है। कौन सी? सबसे पहला राष्ट्रपति होता है, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा होती है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आप हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। यानी जैसे आपको घर पे आपकी कोई बात सुनता नहीं है, सारे फैसले आपके बड़े भाई बहनों से लिए जाते हैं, यानी आपके घर में गिनती तो होती है लेकिन आपकी कोई बात सुनता नहीं है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी जो हमारे मोदी जी हैं, सारी शक्तियां उन्हीं के पास हैं। यानी वास्तविक शक्तियां जो निहित होती हैं वो किसमें निहित होंगी? वो प्रधानमंत्री में निहित होंगी। यानी सभी कार्य, ऐसे सभी कार्य जो होते हैं, जो देश के लिए होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए हमारे मोदी जी मेन हेड की तरह काम करते हैं और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। कैसे? कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो वह राष्ट्रपति की यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। राष्ट्रपति सिर्फ उसमें अपने सिग्नेचर यानी हाँ या ना कर सकते हैं। यानी जो स्पेशल पावर होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो किस में निहित है? वो प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। सभी को बड़ी उत्सुकता होगी कि हम जाने कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्हें कैसे चुना गया है। जिनको नहीं पता है वो यहाँ ध्यान से सुनिए। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। यानी जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, जब आप संविधान पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बताया गया है कि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसमें इस प्रक्रिया का उसमें वर्णन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 75 यानी जो आर्टिकल हमारा 75 है, वह क्या व्यवस्था करता है? वो व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका संसद में यानी लोकसभा में बहुमत हो, यानी जिसकी पार्टी का बहुमत अधिक होगा, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? जिसका संसद में बहुमत हो। इसलिए इस प्रक्रिया का संसद में वर्णन नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपको आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुमत जिसके पास पर्याप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। संसद में जब कोई दल होता है, जैसे जो पार्टीज होती हैं, उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है जब, तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह सबसे बड़े दल का नेता
या गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है और 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। कितने माह में? ये समय होता है 1 माह का, यानी 1 मंथ का। ठीक है, 1 माह में हमें यहाँ विश्वास मत हासिल करना होता है। ये हो गई बात किसकी? ये हो गई बात प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। अब बात करते हैं उसकी शक्तियों के बारे में। शक्तियों की बात करूं मैं अगर, तो उसके कार्य व शक्तियां में सबसे पहले हमारा आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कौन होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद में बताऊं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो पूरी कमेटी होती है, जो पूरा मंत्रिमंडल होता है, उसे मंत्री परिषद कहते हैं। इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वह प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों की नियुक्ति व उनमें विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन व परिवर्तन कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी यानी हमारे मोदी जी के पास सिर्फ देश विदेश घूमने के काम नहीं है, उनके पास कई सारे काम होते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद का गठन करना, उनमें मंत्रियों के मंत्रालयों को आवंटन करना, उनकी नियुक्ति करना, ये सभी काम भी मोदी जी को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है, यानी ये एक गैंग की तरह काम करता है। जैसा मैं आपको समझाऊं, जैसे आपका फ्रेंड्स ग्रुप होता है और आप उसके हेड होते हैं। जब हेड ही नहीं होगा तो आपका ग्रुप नहीं होगा। उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष या और हेड होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री जब अपना इस्तीफा देते हैं यानी त्याग पत्र देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है। ये बात हुई, आपके समझ में आई। कार्य में और शक्तियों की मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य मैंने आपको बता दिए। कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा और वीडियो कैसा लगता है ये मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में बात करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की मुख्य कमी होती है, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कमी को देखा गया है। तो उसी कमी को पूर्ण करने के लिए हमें प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी सलाह देता है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी कई सारी नियुक्तियां हैं जिनमें वह सलाह देता है कि आप इन्हीं को आप इस पद के लिए आप नियुक्त करिए। जैसे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महानियंत्रक व लेखा परीक्षक यानी कैग, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? कैग कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सभी का ड्रीम होता है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं, उनका चुनाव का जो सिफारिश होती है, उनके चुनाव का जो सलाह है वो कौन देगा? प्रधानमंत्री जी देते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। चुनाव आयुक्तों की मैं बात करूं, इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करते हैं। साथ ही वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष व उसके सदस्यों की नियुक्ति संबंधी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। और उसके बाद ही इन सभी लोगों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर हुआ इतनी बातें? आगे बढ़े। अब बात करते हैं संसद के संबंध में। संसद के संबंध में बात करूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। संसद का सत्र आहूत करना मतलब जैसे किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है, जो संसद के मोस्टली 3 सत्र होते हैं, उस सत्र को स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देता है कि आप स्टार्ट करिए, या फिर सत्रावसान मतलब होता है संसद की उस सत्र को समाप्त करना। तो प्रधानमंत्री ऐसा राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि आप इस सत्र को समाप्त करिए या फिर स्टार्ट करिए। ठीक है। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। अब लोकसभा विघटित कब होगी? जब प्रधानमंत्री की पूरी प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होता है उसको विघटित किया जाता है। लोकसभा का विघटन होने के साथ ही प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों को रखता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? जो उनका पटल होता है सभा का, सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उन सभी को सभी मंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री जी रखते हैं।
कि मैंने आपको पहले बताया, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। एक्चुअल में जो कार्यकारी प्रमुख है हमारे भारत में वो कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं होती हैं, देश विदेश की यात्राएं होती हैं, उनमें आपको मोदी जी ही आपको दिखेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है वही वास्तविक कार्यपालिक होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सभी को पता है कि हम जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम वोटिंग करने नहीं जाते, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो हम क्या करेंगे? वोट करने जाएंगे, अर्थात नागरिकों को उसमें भागीदारी नहीं होती। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है? जो भारत के आम नागरिक होते हैं उनमें इन चुनावों में उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके मतदाता होते हैं। तो अगर आम नागरिक मतदाता नहीं है तो आखिर इसका मतदाता कौन है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इसमें मतदान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, हम उनको शामिल नहीं करेंगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपनी पद अवधि पर रहते हैं। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति नहीं कर सकता तथा समांतर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इसी से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? आपको 75 मिलेगा। क्लियर हुई इतनी बातें? यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाता है जिसे 2 या 2 से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने की संभावना हो और जो इस प्रकार के समर्थन से लोकसभा में जरूरी बहुमत साबित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री में निहित होती है कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां, जानते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, यानी राष्ट्रपति कहलाएंगे। और प्रधानमंत्री हमारे देश के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान कहलाएंगे। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की बागडोर की बात करें तो वह किसके हाथों में होती है? वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति, राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही करता है। देश की सांविधिक संस्थाओं को प्रमुख नियुक्ति से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव कराना और उनके कार्यों की जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर किन राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो किन किन व्यक्तियों की करता है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, फाइनेंस कमीशन होते हैं और हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी सलाह में करेंगे? तो राष्ट्रपति हमारे पीएम की सलाह पर करेंगे, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। क्लियर हुआ इतनी बातें? प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक दल का नेता होता है, संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद गठन करता है। आप सभी को पता है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किस दल के नेता हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि हमारे प्रधानमंत्री यानी मोदी किस दल के नेता हैं। संसद के बहुमत दल के वो नेता होते हैं, यानी उनको बहुमत प्राप्त है, इसलिए वो उस हमारे संसद के नेता कहलाएंगे। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो सभी मंत्रियों का जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है उनको गठन करते हैं, साथ ही उनमें कार्यों का बंटवारा करते हैं, मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। इस कार्य में उन्हें लगभग पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए वह कह सकते हैं, यानी मोदी जी को अगर पसंद नहीं कि कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मोदी जी क्या कहेंगे कि बिल्कुल आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इसके लिए वह स्वतंत्र होते हैं कि वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। यदि उनके चाहने पर कोई मंत्री इस्तीफा त्याग पत्र न दे,
वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का भी गठन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका एक फ्रेंड आपके ग्रुप में ठीक ढंग से नहीं खेलता तो आप क्या कहते हो कि आप चले जाओ उस ग्रुप से, या फिर उस अपने फ्रेंड को भगा देते हो, लेकिन वो नहीं भागता तो एक काम आप क्या करते हो कि आप पूरे गेम ही चेंज कर देते हो। इसी प्रकार मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी अगर एक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो मोदी जी क्या करते हैं, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर एक नई मंत्रिपरिषद का गठन कर लेते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णय, नीति निर्धारण इत्यादि पर उनका पूरा दखल रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और उनके बीच मतभेद यदि कोई है तो उन्हें सुलझाने का उसे अधिकार होता है। क्लियर हुई इतनी बातें? आगे बढ़ूं मैं। राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्र में यानी हमारे भारत राज्य में, भारत देश में जितनी भी नीतियों का निर्धारण होता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। यही कारण है कि उसके प्रधानमंत्रित्व की सरकार उसी की कहलाती है, जैसे मोदी सरकार, नेहरू सरकार और इंदिरा सरकार। क्लियर हुआ हम मोदी सरकार क्यों कहते हैं? आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच क्या करता है, एक कड़ी की तरह कार्य करता है, यानी सबको आपस में जोड़े हुए रखता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना सीधे नहीं दे सकता। वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही अपनी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से ही करते हैं, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य सूचना आयुक्त। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जल्दी से मुझे बताओ कौन होगा अध्यक्ष? वो होगा प्रधानमंत्री। इन सभी का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार होता है। देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। संकटकालीन आपको अधिकार मैं बता दूं तो कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, वित्त आपातकाल लगाना, ये सभी जो संकटकालीन अधिकार है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय, ये तो आपको मैंने बता दिया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व विघटित कर नए निर्वाचन की आज्ञा भी दे सकता है। यानी हमारे लोकसभा का जो जनरली टाइम होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष के पहले भी विघटित करना है तो इसकी सलाह कौन देगा? इसकी सलाह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे और उसके साथ ही यह लोकसभा भी विघटित हो जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद में बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है। वह देश का वास्तविक शासक होता है। जिस प्रकार से एक राजा किसी भी राज्य का या किसी क्षेत्र का संचालन करता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री भी इस देश का संचालन करते हैं। जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशक चक्र और प्रधानमंत्री उसका चालक है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कहा जा सकता है। बातें क्लियर हुई? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही मुझे लिखकर ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मुझे मेंशन जरूर करिएगा, ताकि मेरे लिए इजी हो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे दूं। साथ ही मुझे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल कमेंट दिल खोल के करिएगा, अच्छा करिए बुरा करिए, बिल्कुल आई एक्सेप्टेबल, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।